हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है इंडो आर्यन से रिलेटेड। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम आपको रेगुलर देंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इंडो आर्यंस डिबेट की। तो जो टॉपिक्स हम इंडो आर्यंस डिबेट के अंदर कवर करने वाले हैं वो है कि रेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्या इंडो आर्यंस एक रेस थे या वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था? क्या वो आर्यंस कौन थे? फिर जो टर्म है आर्यंस वो हमें कहां पे देखने को मिली है? फिर जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है क्या इंडो आर्यंस का एक अब्रप्ट इन्वेजन होता है या वो धीरे धीरे उनका माइग्रेशन होना शुरू हुआ था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर? चौथा कॉन्सेप्ट है किस तरीके से इंडो आर्यंस अपने डोमिनेंस स्टैब्लिश किया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उनका प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस की। रेस होता क्या है? तो 1920 सेंचुरी में हमें देखने को मिला कि बहुत सारे जो कॉलोनियल थिंकर्स थे उन्होंने अफ्रीका को, एशिया को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश जो थे उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया और यहीं पे ही जो रेशियल टर्म्स है उसको डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो रेस को यहां पे कैसे डिफाइन किया गया? रेस को डिफाइन किया गया कि एक इथनिक और एक कल्चरल ग्रुप है, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, इस तरीके से डिफाइन करना शुरू किया और अलग अलग रेस को डिफाइन करना शुरू कर दिया। जैसे कॉकेशियन हो गए, मंगोलॉइड्स हो गए, निग्रोइड हो गए, इस तरीके से डिफाइन करना शुरू किया गया था। अब यहां पे जब वो रेस को डिफाइन कर रहे हैं वो ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एशियंस हैं, ये जो अफ्रीकन है, ये इंफीरियर हैं और सुपीरियर कौन से हो गए? ब्रिटिश सुपीरियर्स हो गए क्योंकि वो व्हाइट है एंड ये ब्लैक्स हैं, ब्राउन्स, ये इंफीरियर हो गए। तो रेस को इस तरीके से अपने लिए यूटिलाइज किया गया था, अपने लिए डिफाइन किया गया था जिससे कि वो अपने आप को सुपीरियर प्रूव कर सके, दूसरे को इंफीरियर एंड अनसिविलाइज्ड प्रूव कर सके। अगर मैं बात करता हूं रेशियल टर्म्स की, तो क्या ये जो रेस जो शब्द है इसका इस्तेमाल करना सही है या गलत है? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रेस जो टर्म्स है, जो जो इस्तेमाल करना शुरू किया था, नस्ल जो शब्द इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, इसको क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया गया था? जिससे कि आप एशियंस और अफ्रीकन को यह दिखा सके कि आप इंफीरियर हो। साथ ही साथ मैं आपको बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा किस तरीके से इसको पॉलिटिकली यूज किया गया है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, सिस्टमैटिकली लोगों को खत्म करने के लिए। वो आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिलता है। नाजी प्रोपेगेंडा के अंदर प्योर आर्यन रेस का कॉन्सेप्ट दिया गया था हिटलर के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि वी आर प्योर आर्यन रेस और जो भी हमारे अगेंस्ट है हम उनको खत्म कर देंगे और आर्यंस जो है रूल करेंगे वर्ल्ड के ऊपर, विच लेड टू सेकंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश ने भी सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया था अपने आप को ये दिखा के कि हम सिविलाइज्ड हैं एंड जो अपोजिट हमारे जो लोग हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो अफ्रीकन हो, वो कौन है? वो अनसिविलाइज्ड है, वो बैकवर्ड है बिल्कुल, और हम सिविलाइज्ड है। हमने ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन लोगों को सिविलाइज करें क्योंकि ये कंप्लीटली बैकवर्ड है, डार्क एजेस के अंदर रह रहे हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है रेशियल टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ह्यूमन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन हम उनको रेस के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये रेस है, ये अलग रेस है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये सुपीरियर रेस है, ये इंफीरियर रेस है। तो कंप्लीटली इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं कि अलग अलग रेस एग्जिस्ट करती हैं। इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आता है टर्म आर्या। जो आर्या शब्द है वो ऋग्वेद के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहली बार हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है शब्द आर्या। अब ये क्या है आर्या? आर्या के यहां पे किस तरीके से डिफाइन किया है? रेस तो नहीं है आर्यंस। अब यहां पे जब आर्यन शब्द का इस्तेमाल किया गया तो देखा गया कि एक समूह है, एक ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आया। क्या है रेशियल ग्रुप था? नहीं। रेशियल टर्म्स तो हम वैसे नहीं यूज कर सकते जैसे भी मैंने आपको बताया। तो क्या था फिर? आर्यंस है एक लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक ग्रुप हमें देखने को मिलता है आर्यंस। अब ये लिंग्विस्टिक ग्रुप जो एक भाषा बोलते हैं वो कहां से आए? ये इंडो यूरोपियन से इनकी शुरुआत हुई। तो इंडो यूरोपियन एक समूह है जो एक भाषा बोलते थे, वहीं से ही इंडो ईरानियंस निकले हुए हैं और वहीं से आपका इंडो आर्यंस निकले हुए हैं। तो एक रेस नहीं है ये क्या है? एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो एक तरीके की भाषा बोलते हैं। ओके, तो इंडो यूरोपियन जो फैमिली है, जो इंडो यूरोपियन जो लिंग्विस्टिक फैमिली है वो टॉप पे आती है। उसके अंदर आपका आता है इंडो ईरानियंस एंड उसी के अंदर आ जाता है आपका इंडो आर्यंस। और इंडो आर्यंस के अंदर भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे संस्कृत हो गया, प्राकृत पाली हो गया, इवन हिंदी भी इसी कैटेगरी से इमर्ज होकर आता है। ओके, अब यहां पे जो डिबेट है, जो कंट्रोवर्सी है, वो किस चीज को लेकर चल रही है कि इंडो आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड कौन सा था, कहां से इंडो आर्यंस निकलते हैं। यहां पे हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक तो यह हो गया कि इंडो आर्यंस बाहर से आए,
दूसरा ये भी देखने को मिला है कि इंडो आर्यंस यहीं के रहने वाले थे। तो ये डिबेट अभी भी ऑन गोइंग है, लेकिन इसके ऊपर एक कंसेंसस इमर्ज जो कि आ चुका है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। डोमिनेंट व्यू यही बोलता है कि इंडो आर्यंस इमिग्रेंट्स थे, बाहर से आए हुए थे, और इसका ऑल्टरनेटिव व्यू ये बोलता है कि ये इंडिजिनियस थे, यहीं पे रहा करते थे। लेकिन इस पे क्लैरिटी है कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था ये। तो जो कंट्रोवर्सी है कि भाई कहां से आए हुए थे, उसके लिए भी अलग अलग जगह दी गई है। तिब्बत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, एलएलसी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, इतनी सारी जगह दी हुई है कि ये बाहर से आए हुए थे। और दूसरा जो ओपिनियन है वो ये बोलता है कि ये इंडिया से ओरिजिनेट हुए हुए थे। ओके, अब यहां पे ये सारे के सारे जो ओपिनियंस जो दिए गए हैं, इसका कोई कोई एविडेंस है ही नहीं। कोई ये नहीं दर्शा पाता है कि कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं दे पाता है कि इनकी यहां से शुरुआत हुई। तो एविडेंस अभी भी नहीं है। कोई भी ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है वो हमें देखने को मिलता है। एक चीज पे हमें कंसेंसस देखने को मिलता है कि हाँ जी, ये व्यू को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है वो है कि ईस्टर्न यूरोप से इनकी शुरुआत हुई थी। जो ब्लैक सी के नॉर्थ वाले एरिया है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और इनका कनेक्शन जो इंडो आर्यंस का ईरान से हमें देखने को मिलता है, जो कि ऋग्वेद के अंदर ही मेंशन है। ठीक है, जो टेक्स्ट है, ईरानियन टेक्स्ट है, ऋग्वेदिक टेक्स्ट है, उसमें हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो ये कंसेंसस हमें यहां पे देखने को मिला है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि इन्वेजन हुआ था या माइग्रेशन हुआ था। तो पहले जो स्कॉलर्स थे वो ये बोलते थे कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, एक अब्रप्ट आर्यन इन्वेजन होता है। हड़प्पन डिक्लाइन की थ्योरी के अंदर भी ये कहा जाता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ, अब्रप्ट आर्यन इन्वेजन हुआ, जिससे हड़प्पन्स डिक्लाइन कर गए। देन दूसरी तरफ यह कहा गया है कि इन्वेजन नहीं हुआ था, सेवरल वेव्स के अंदर आर्यन माइग्रेशन होना शुरू हुआ था। तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। माइग्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है कि ये धीरे धीरे वेव्स के अंदर आने शुरू हुए थे, और ऑब्वियसली हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का रीजन नहीं है ये। अब बात आते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज की। संस्कृत इंडो आर्यन, देन हिंदी, पाली, प्राकृत, इंडो आर्यन, ये सारी भाषाएं हमें देखने को मिलती है। माइग्रेशन होना शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे ये सब लोग आने शुरू हुए थे, और ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। तो इंडो आर्यंस ये है। नेक्स्ट आता है कि जब इंडो आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आए तो उन्होंने अपनी डोमिनेंस कैसे एस्टैब्लिश किया। सबसे पहला पॉइंट यहां पे कहा जाता है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत ही सुपीरियर थे, बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी वो यूज करते थे। घोड़ों का इस्तेमाल करते थे वो। घोड़े जो इंडियन उनकी आर्मी के अंदर यूटिलाइज वो करते थे, उनसे उनको एडवांटेज मिला। और वो रथों का भी इस्तेमाल करते, चैरियट्स का भी वो इस्तेमाल कर सकते थे, जो काफी सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है उस टाइम पे। अब उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया था। उन्होंने डोमिनेंस किस बेसिस पे स्टैब्लिश किया? मिलिट्री बेसिस पे उन्होंने स्टैब्लिश किया। मिलिट्रीली फार सुपीरियर्स थे जो यहां भी लोग रहे थे, कंपैरिजन करे थे उनके। देन जो उन्होंने पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टैब्लिश किया था, कहां पे स्टैब्लिश किया था? लैंड ऑफ 7 रिवर, जो कि सप्त सिंधु आपका हो गया। ओके, जो पंजाब रीजन आपका हो गया, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, वहां पे उन्होंने अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश किया था। आई होप ये पूरा का पूरा डिबेट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो इंडो आर्यंस डिबेट है, जो मैंने आपको समझाया, अभी भी वो कंटिन्यू जारी है। अभी भी आपको डिफरेंट रिसर्च देखने को मिलती है जो ये बोलते हैं कि अभी भी ये डिबेट जारी है। आप इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं कुछ आर्टिकल्स आपके साथ पीडीएफ जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अभी भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी है, जो भाई अभी मैंने आपको बताया, नाजिज्म वाला बताया, देन ब्रिटिश का सुपीरियरिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और भी ज्यादा हैं। रिसर्च अभी भी जारी है। तो कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि अभी भी ये रिसर्च जारी है, अभी भी बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। हमने भले ही इस चीज पे कंसेंसस बना लिया हो कि ये लिंग्विस्टिक ग्रुप था, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कंसेंसस नहीं बनाया कि कहां से ये आए और इनकी रिलेशनशिप क्या थी वैदिक और हड़प्पन कल्चर के साथ। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। लेट्स होप कि आप भी इस रिसर्च के ऊपर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इस तरीके से जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऐसे कवर कराता रहूं हर किसी न्यू क्लास के अंदर। ठीक है, देन अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। वो है कि दिसंबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री सीरीज शुरू हो रही है ऐप के ऊपर। तो ये ऐप के ऊपर शुरू होगी, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। और यहाँ पे शाम के 7 बजे, तो आज
शाम के 7 बजे पहले क्लास होने वाली है, फ्री है सभी के लिए, जहां पे हम एंशिएंट इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, सभी को यहाँ पे आना है। आप जब ये ऐप के ऊपर क्लास करते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि आप दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करते हो, कि पोल का ऑप्शन होता है, आप आंसर पोल के ऊपर कर पाओगे। अगर आप वहाँ पे टॉप करते हो तो टॉप पे आपका नाम दिखेगा भी। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स ऐप के ऊपर मिलेगा 7 बजे, आगाज सीरीज शुरू हुई है दिसंबर 2024 के लिए। अगर आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 080458812, एनरोल कर लीजिए। आपको पेपर 1 मिलता है, पेपर 2 मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, और एंड में पीएचडी मेंटरशिप भी मिलती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलती है इस कोर्स के अंदर। ओके, तो 7 बजे का सेशन आपको कहां पे मिलेगा? अश्विनी सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल के अंदर, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रही मेरी ईमेल आईडी, ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।